नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में शुंग वंश के बारे से मैंने आप ये समझाना चाह रही हूँ कि पुष्यमित्र जो शुंग है उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक था और उसने उसके काल में किससे कितना युद्ध किए। तो हम एक दो युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके काल में यवन आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की दूसरी प्रमुख घटना यवन आक्रमण। उसके समय में यवनों ने आक्रमण किया था। इसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता का युग पुराण खंड और मालविका गणमित्रण से होती है। पतंजलि के महाभाष्य में अनगतन भूत क्रिया के उदाहरण स्वरूप में लिखा है, यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया। यवनों ने माध्यमिका नागरी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता में यवनों के साकेत मथुरा और पांचाल और पाटलिपुत्र पर आक्रमण का संकेत है। मालविका गणमित्रम से पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र और यवनों के मध्य संघर्ष का उल्लेख है। संघर्ष का कारण अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यवनों द्वारा पकड़ना था। इन प्रमाणों से भारत पर यवनों का आक्रमण होना और उनकी पराजय सिद्ध होती है, किंतु किसी भी प्रमाण में यवन आक्रांता का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस यवन आक्रमण का नेता कौन था। इस प्रश्न पर विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोल्ड, स्टूफर, रैप्सन, स्मिथ आदि का मत है कि इस यवन आक्रमण का नेता मेनंडर था। भांडाकर, राय चौधरी और जायसवाल के अनुसार डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था, और जो डॉक्टर राय चौधरी ने सबल तर्क प्रस्तुत करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि साहित्य और डेमेट्रियस ही वह शक्ति था जिसकी पहचान पतंजलि और कालिदास द्वारा उल्लेखित यवन आक्रांता से की जा सकती है। पुष्यमित्र शुंग के समय 2 बार यवन आक्रमण हुआ था। पहले उसके शासनकाल के आरंभ से होता है, जिसका नेता मेनंडर था और जिसे पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र के हाथों पराजित होना पड़ा। टॉन महोदय का मत है डेमेट्रियस और मेनंडर दोनों ही ने साथ आक्रमण किया, और इस बात की संभावना है कि मेनंडर उस समय डेमेट्रियस का एक सेना नायक रहा। जो भी हो, इतना निश्चित है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था और उन्हें परास्त भी होना पड़ा। यवनों पर विजय पुष्यमित्र शुंग की एक महान उपलब्धि थी, और इसको यहाँ पर मैप से भी बताया है कि पुष्यमित्र का कहाँ कहाँ साम्राज्य रहा। ये तो हुई उसकी साम्राज्यवादी नीति। और अब हम पढ़ेंगे कि उसके काल में अश्वमेध यज्ञ। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, किसी राजा के द्वारा विजय के उपलक्ष्य में, विजय का मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी विजय, साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जब उसके द्वारा एक युद्ध प्रिय नीति होती है, एक तो युद्ध करने की, और एक ये होती है कि उस जहाँ जहाँ उसकी सेना जाएगी, जहाँ जहाँ उसका, इसका नाम अश्वमेध यज्ञ क्यों रखा गया है कि राजा के नाम, राजा की जहाँ उसके घोड़े पे एक सील लगा दी जाती थी और एक परिपत्र लगा दिया जाता था कि जहाँ जहाँ ये घोड़ा जाएगा, जब तक उसका कोई विरोध नहीं करेगा, वो साम्राज्य उस राजा के अधीन होगा। उपलक्ष्य में ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था प्राचीन काल में। ये आपने देखा होगा कि रामायण में, अभी आपने, जब हमारे यहाँ कोरोना वैश्विक महामारी आई उस दौरान जब हम घरों में ही थे, तो रामायण
दिखाई जाती थी, उसमें भी आपने देखा कि श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है और लवकुश उस घोड़े को पकड़ लेते हैं, तो उनको उसके साथ युद्ध भी करना पड़ता है। मैं इसका थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पर मैंने इसलिए दिया कि ताकि आप समझ जाओ कि अश्वमेध यानी घोड़े के द्वारा, घोड़े से इसकी पहचान है अश्वमेध यज्ञ। अपनी उपलब्धियों के फलस्वरूप पुष्यमित्र शुंग उत्तर भारत का एक छत्र शासक बन गया था। अपनी प्रभु सत्ता घोषित करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि ने महाभाष्य में वर्तमान लट लकार के उदाहरण में बताया है। इन पुष्यमित्र याजायाम अर्थात यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। पतंजलि तो स्वयं इस यज्ञ में तजवित बने थे। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला उसे कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है जब उसने राजधानी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली होगी तो उसने प्रथम यज्ञ किया होगा, दूसरा यज्ञ उसके शासन के अंत में किया होगा। संभवतः इसी का उल्लेख मालविकाग्निमित्रम में हुआ है। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलियुग में एक उद्भिज नवोदित काश्यप गोत्रीय द्विज अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार करेगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अश्वमेध जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध युग का थी। तो पुष्यमित्र जो था वो प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित करने में सफल रहा। उसके साम्राज्य में अयोध्या तथा विदिशा निश्चित रूप में सम्मिलित थे। अयोध्या के अभिलेख में पुष्यमित्र का उल्लेख मिलता है। विदिशा में उसका पुत्र अग्निमित्र शासन करता था। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार विदर्भ का राज्य उसके अधीन था। दिव्यावादान तथा तारानाथ के विवरण के अनुसार जालंधर तथा सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। इस प्रकार उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। पाटलिपुत्र अब भी इस साम्राज्य की राजधानी था। अब है पुष्यमित्र की शासन व्यवस्था के विषय में हमें कोई विशेष जानकारी तो नहीं मिलती। यह संभव है इसने मौर्य प्रशासन के स्वरूप को बनाए रखा होगा। मौर्य काल की शासन व्यवस्था से आप परिचित हैं कि मौर्य काल की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी। मनुस्मृति के आधार पर ये कहा सकता है कि सम्राट अपनी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत में विश्वास करता था। जायसवाल का विचार है कि मनु ने राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पुष्यमित्र के ब्राह्मण साम्राज्य का समर्थन करने के उद्देश्य से प्रतिपादित किया था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार अथवा राजकुल के संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही थी। मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल उपराजा था। अयोध्या लेख के अनुसार धनदेश कौशल का राज्यपाल था। वसुमित्र के उदाहरण से स्पष्ट है में सभा का उल्लेख हुआ है। ये मौर्यकालीन मंत्री परिषद भी थी। इससे स्पष्ट है कि शासन में सहायता प्रदान हेतु एक मंत्री परिषद भी होती थी। मनुस्मृति से शुंग काल के सुविकसित न्याय तथा स्थानीय प्रशासन की जानकारी भी मिलती है। इसी समय में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई तथा सामंतीकरण की प्रवृत्तियां सक्रिय होने लगी। तो आपने देखा कि पुष्यमित्र का जो साम्राज्य है, शासन व्यवस्था है, वो मिलती जुलती किससे है? मौर्यकालीन। और ये बच्चों चाहे कोई सा भी शासन व्यवस्था हो, चाहे मौर्य काल के लेंगे, चाहे आप पुष्यमित्र शुंग वंश के लेंगे, चाहे गुप्त वंश के लेंगे, कोई सा भी शासन काल हो, इनके मंत्री परिषद के मंत्रियों के नाम में फेरबदल है, लेकिन शासन का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, वो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक वो का वो ही है। अब हम इसका लेते हैं कि धार्मिक नीति। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावादान तथा तिब्बती इतिहास का तारानाथ के विवरण में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर
शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक बताया है। आप इसको नोट करेंगे कि कौन से ग्रंथ में किसको क्या बताया है। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्या वादन तथा तिब्बती इतिहासकार तारनाथ के विवरणों में पुष्यमित्र सोंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक बताया गया है। वहीं कुछ विद्वानों का मत है उसके द्वारा सांची तथा भरूच के स्तूपों को शुंग काल में निर्मित भी माना है। अतः पुष्यमित्र की दो तस्वीर हमारे समक्ष ब्राह्मण धर्म का संरक्षक या उद्धारक था। अब हम इसको दो मतों को लेकर देखते हैं कि पहले तो है कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करने वाला उसे किस प्रकार कहा गया है, क्योंकि आपने देखा मौर्य काल में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में गिरावट आई थी। मौर्य काल में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की थी वो शासक बना था, उसने शुंग वंश की स्थापना की। तो उसने सबसे पहला कार्य किया ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार करना। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ और अशोक सदृश मौर्य शासकों की अहिंसक मूलक नीति ने मगध साम्राज्य की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और धर्म संस्कृति के लिए भारी संकट उत्पन्न कर दिए। राज्य श्रेय पाकर बौद्धों ने वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की जन्मता, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि पर भी गहरा आघात किया। अतः इन परिस्थितियों में ब्राह्मणों का बौद्धों के प्रति विरोध का स्वर तीव्रतम हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व 184 ईसा पूर्व में मैं बता चुकी हूँ आपको कि मौर्य सम्राट की हत्या, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी गई। यदि वह क्रांति न हुई होती तो अहिंसा मूल नीति से देश का सैनिक संगठन भी चरमरा जाता और विदेशों की चुंगल में फंस जाता। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अपनाई गई इस नीति का अनुकरण सातवाहन शासकों ने भी किया। पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित के रूप में पंतजलि को प्रतिष्ठित करना उसके संस्कृत व संस्कृति के प्रति अनुराग को प्रदर्शित करता है। पंतजलि के महाभाष्य के अंत साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उस काल में ब्राह्मण कालीन थी। यूलर रे मनु का समय 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माना। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का विचार है कि मनु पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। मनुस्मृति में वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तथा वर्णाश्रम की धर्म की उत्कृष्टता का विवेचन मिलता है। सम्राट बृहदत्त की हत्या और अश्वमेध यज्ञ और ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा के प्रयासों में ही थे। अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण व्यवस्था वाले राजतंत्र की एक प्रतिष्ठित संस्था थी। मगध के शासकों के समय इस प्रथा का लोप हो गया था। पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन इस प्राचीन रजोचित संस्था का पुनरुद्धार था। पंतजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा। मौर्य शासनकाल में संस्कृत भाषा का महत्व लगभग समाप्त हो गया था। अतः जनता वेदों और वैदिक साहित्य को ही विस्मृत कर बैठी। संस्कृत भाषा की जटिलता को दूर करने तथा उसे अधिक बोधगम्य बनाने की दृष्टि से पंतजलि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी को समझाते हुए महाभाष्य की रचना की। आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि पंतजलि द्वारा व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी को समझाने के लिए किसकी रचना की गई थी? महाभाष्य की। इससे स्पष्ट है कि शुंग के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म एवं सामाजिक व्यवस्था का वर्चस्व पुनः कायम हो गया था। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करने वाला। इसके कारण भी मैंने आपको बताया, आप चाहो तो जो आपको जो कारण पढ़ाए जाते हैं
क्यों? क्योंकि मौर्य काल में अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाई थी। अहिंसा की नीति के अपनाने के कारण जो सैनिक व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। दूसरा, जब हम किसी के सामने कमज़ोर होते हैं तो जो दूसरी शक्तियाँ हम पे हावी होने लग जाती है। कहने का मतलब है कि अगर उनको पता चल जाए कि ये व्यक्ति शस्त्र नहीं उठा सकता है या इनकी शासन व्यवस्था या इनकी सैनिक व्यवस्था कमज़ोर है, तो दूसरे विदेशी आक्रमण करने को आतुर होते हैं। ऐसे में पुष्यमित्र शुंग ने वही किया कि मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसने कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। दूसरा, उसे यहाँ ये कहा गया है कि मनुस्मृति का जो मनु है वो किसके समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। और उसमें ब्राह्मण धर्म को उसने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उसने श्रेष्ठ माना है। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को उसने पुनः स्थापित किया और उसने कहा कि समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख है। और उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में आज भी है कुछ, तो गुरु के समीप जाके, चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे वो रंग का, गुरु के समीप बैठ के वो शिक्षा प्राप्त करता था। तो ऐसी व्यवस्था में गुरु कौन है? ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। उसका कार्य क्या है? हवन है, पाठ पूजा है, शिक्षा देना है, पढ़ना है, पढ़ाना, ये कार्य। तो मनुस्मृति में जो है मनु है उसमें लिखा है कि भाई ब्राह्मण समाज का एक प्रमुख है और उसको सम्मानीय स्थान प्राप्त होना चाहिए। और पुष्यमित्र शुंग ने वही कार्य किया। वो दोनों उसके समकालीन थे, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को श्रेष्ठ बताया और उसके लिए प्रयास भी उसने किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म का वो संरक्षक था। दूसरा आता है कि क्या वो बौद्ध धर्म के प्रति उदार था या वो बौद्धों का विनाशक था? तो यहाँ लिखते हैं कि दिव्या बताया है, किंतु ये विवरण पूर्वाग्रस्त है। दोनों साक्ष्य बौद्ध साक्ष्य हैं। किसी भी शिलालेख या मुद्रालेख में उसे बौद्ध विरोधी नहीं कहा गया है। एकमात्र बौद्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे बौद्ध विरोधी मानना कहाँ तक उचित है? शुंगों के समय सांची और भरूच के स्तूपों का निर्माण जो उसे बौद्ध धर्म से शुंग बताते हैं। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक होने का अर्थ किसी भी धर्म का विनाशक नहीं होता। अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल प्रचारक था, परंतु उसने किसी अन्य धर्म का विनाश नहीं किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का तो संरक्षक था और बौद्ध धर्म का विरोधी था। अतः इन पर विश्वास करना संभव नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के विवरण की पुष्टि अन्य किसी भी प्रमाण से नहीं होती है। अधिकांश विद्वान पुष्यमित्र शुंग को एक सैकड़ों शासक स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हुआ कि भाई पुष्यमित्र शुंग किस प्रकार का शासक था, उसकी साम्राज्यवादी नीति क्या थी या उसने क्या क्या किया। अब प्रश्न उठता है कि पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन थे? तो पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अग्निमित्र शासक बना। अपने पिता के शासनकाल में वह विदिशा का राज्यपाल था। उसने के शासनकाल की किसी भी घटना की जानकारी प्राप्त नहीं होती। अतः हम ये अनुमान लगाते हैं या संभवतः है कि वो भोग विलास में उसका समय व्यतीत होता था। उसके बाद उसका भाई वसु ज्येष्ठ गद्दी पर बैठा। कौशाम्बी से प्राप्त एक लेख में ज्येष्ठ मित्र का नाम मिलता है और इसके विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। वसुष्ठ ज्येष्ठ के बाद वसुमित्र गद्दी पर बैठा। पुराणों ने उसे वसुष्ठ ज्येष्ठ का पुत्र माना है। इस स्थिति में वह पुष्यमित्र घोष वज्रमित्र भागवत व देवभूमि शासक बने। भागवत इस वंश का नवा शासक था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बच्चों मैं आपको आज फिर क्लियर कर दूं कि आपको एक तो फर्स्ट तो जो संस्थापक होता है किसी भी साम्राज्य का, उसका जो लास्ट अंतिम शासक है उसका नाम और शासनकाल आप ज़रूर याद कर लें, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो शुंग वंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यमित्र यानी पी, और इसका अंतिम शासक है देवभूति यानी डी।
पी और डी से आप याद कर सकते हैं। पी संस्थापक है और अंतिम कौन है, देवभूति यानी डी। इस देवभूति के साथ ही शुंग वंश का अंत हो जाता है। वसुदेव कर्णव के राजा बनते ही नए राजवंश की स्थापना होती है जिसे कर्णव वंश कहा गया है। यानी देवभूति की अंत के बाद कौन बनता है, और देवभूति को किसने मारा, उसके ही मंत्री वासुदेव कर्णव ने। जैसे मौर्य काल के अंतिम शासक को मारा बृहदत्त को, उसी के सेनापति किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। और यहाँ कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, तो देवभूति के साथ ही शुंग वंश का अंत हो गया। उसके मंत्री ने उसकी हत्या कर दी। तो देवभूति की हत्या होने के बाद उस वंश में कर्णव वंश के वसुदेव कर्णव ने कर्णव वंश की स्थापना की। यहाँ पर शुंग वंश का अंत होता है। लेकिन शुंगकालीन धर्म और साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि शुंगकालीन धर्म, कला और साहित्य क्या है। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुंग काल में सामाजिक, आर्थिक, कला एवं कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। सर्वप्रथम शुंग शासकों ने यवनों से भारतीय स्थापना की। बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस युग में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ब्राह्मण धर्मों को, जो ब्राह्मण थे, उनको शुंगों को राज्य यानी राज्य के संरक्षण प्राप्त हुए। वैदिक धर्म की प्रथाएं वापस शुरू हुई। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। शुंग युगीन मूर्ति कला के केंद्र संपूर्ण भारत में अवस्थित थे। उत्तर भारत में मथुरा, मध्य में सांची और भरूच, उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी, दक्षिण भारत में भाजा, अमरवती और नागार्जुनी कोंडा, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक प्राप्त शुंगकालीन शिल्प कला में एकरूपता दर्शन होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अपने सर्वदेशीय रूप में ये कला भारतीय कला के राष्ट्रीय छवि को लिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी कि सांची के स्तूप पर शुंग कला का कैसे प्रभाव था। तो सांची का स्तूप मध्य देश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित था। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के और तृतीय में बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के सारिपुत्र व महाबोधगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ था तथा उसके चारों ओर काष्ठ की वेदिकाएं बनी थी, परंतु शुंग काल में उस पाषाण पट्टिकाओं से जोड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की बनाई गई। यहाँ पर ये देखिए आपके सांची का स्तूप है, मध्य देश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य देश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है, एक विशाल है तथा 2 छोटे स्तूप है। महास्तूप में भगवान बुद्ध हैं, यानी पहले में भगवान भरूच। ये स्तूप स्तूप संताना के कहाँ पे है ये स्तूप, ये आप नोट करना। भरूच ये स्तूप संताना के समीप स्थित है। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। इसकी खोज 1873 ईस्वी में 1873 में ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण कार्य पूना के समीप भज स्थित प्रसिद्ध विहार, शिलाओं तथा तराशा गए स्तूप का समूह, एक बड़ा चैत्य भवन, अजंता स्थित चैत्य भवन नंबर 9, अमरावती में एक स्तूप, बोध गया का एक सुंदर छड़ों का रेलिंग मतलब इत्यादि इस युग की महत्वपूर्ण कलाएं थी। शुंग काल में साहित्य भी शासकों को आश्रय पाकर फला फूला। पंतजलि ने, जो मध्य भारत के गोवार्धा का निवासी था, पंतजलि कहाँ था, मध्य भारत का था, और गोवार्ध का निवासी था। महाभाष्य की रचना की, जो पाणिनि के व्याकरण पर टीका था। मतलब पाणिनि जो है, पंतजलि अलग है। पंतजलि कहाँ है, मध्य भारत का है, और शुंग का जो समकालीन था उसके दरबार में था। उसने महाभाष्य लिखा, और महाभाष्य की जो रचना है वो पाणिनि के व्याकरण पे टिकी थी। वेल्यूर का मन है, शायद मनुस्मृति की रचना भी इस काल में हुई। साहित्य सर्जन की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। यथा निश्चय ही इस भाषा ने पुनः प्रगति की। तो यहाँ पर बच्चों आपका शुंग वंश समाप्त होता है।
आप जैसे मौर्य काल पढ़ा है, वैसे आप शुंग को पढ़ेंगे कि कौन संस्थापक है, इसके कितने पुत्र थे, इसके काल में क्यों कौन कौन से युद्ध हुए, क्या महत्वपूर्ण इस काल की कोई घटना देखी है। आप एक छोटा सा काम कीजिए, अपने टेक्स्ट टाइप बना के और संस्थापक और अंतिम शासक और उस काल की महत्वपूर्ण घटना को लिख लीजिए, ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी। धन्यवाद।